तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन नंबर 118 और आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है, करंट से संबंधित है और इसमें हम लोग स्टैटिक के साथ देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, माइक्रो आरएनए। ठीक है, माइक्रो आरएनए, इसमें क्या किया गया कि तो एक नया चीज का खोज किया गया। माइक्रो आरएनए खोज के लिए किन अमेरिकी वैज्ञानिक को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। देखो नोबेल अवार्ड जो है ये आपका हर साल दिया जाता है, 1901 से दिया जा रहा है। ठीक है, हर साल दिया जाता है, अलग अलग क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, और ये धीरे धीरे एक बार में नहीं मिला, अलग अलग क्षेत्र में घोषणा करते जाए होते गया कि इस चीज में मिल रहा है। तो अभी जो आपका देखो अभी जो डेट चल रहा है ना, ये कंटेंट बहुत पहले का बना हुआ है, अभी जो डेट चल रहा है इस समय तक सबको मिल जा चुका है और डेली एक एक सेशन में हम लोग देख लेंगे कि किसको कौन सा मिला है। तो फिलहाल यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एक टर्म आ रहा है आपका कौन सा, चिकित्सा। ठीक है, कहाँ गया, हाँ ये देखो चिकित्सा, इसी को फिजियोलॉजी भी कहते हैं, चिकित्सा या फिजियोलॉजी या फिर आपका मेडिसिन के क्षेत्र में भी लिखा हुआ मिल जाता है कि मेडिसिन के क्षेत्र में, और मेडिसिन के क्षेत्र में और किस चीज में, तो माइक्रो आरएनए के बारे में कुछ और भी खोज हुआ और इसके लिए किसको मिला है, तो दो व्यक्ति को मिला है। किसको किसको, विक्टर एम्ब्रोस को मिला है और आपका गैरी रुकबून को मिला है। किसको किसको मिला है, गैरी रुबकुन को। तो सा अंग्रेज का नाम है, अजीब सा है। फिर से सुनिएगा, माइक्रो आरएनए के खोज के लिए कहाँ के, तो ये दोनों जो वैज्ञानिक है ये कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं। यूएसए के वैज्ञानिक को मेडिसिन के क्षेत्र में या फिर आप कह लो चिकित्सा के क्षेत्र में या फिर आप कह लो फिजियोलॉजी के क्षेत्र में क्या मिला है, नोबेल अवार्ड मिला है। और ये दोनों है कहाँ, यूएसए के। एक बार नाम फिर सुनिएगा, विक्टर एम्ब्रोस है और आपका गैरी रुबकुन है, गैरी रुबकुन है। अगर बात करें हम लोग यहाँ पे नोबेल अवार्ड के बारे में तो देखिएगा नोबेल अवार्ड जो है इसकी स्थापना, नोबेल अवार्ड जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1901 में हुई थी। किसके सम्मान में हुई थी, अल्फ्रेड नोबेल जी के सम्मान में हुआ था। ठीक है, ये जो आपका शुरुआत से था ये किसके क्षेत्र में दिया जाता था, देखिएगा तो पहले तो फिजिक्स हो गया, फिर आपका केमिस्ट्री हो गया और फिर आपका मेडिसिन कह लो या फिर आप बायोलॉजी कह लो, ठीक ना, ये क्षेत्र हुआ। और देखिएगा शांति और साहित्य, इन सारे क्षेत्र में आपका क्या दिया जाता था, नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। लेकिन आगे जाकर के क्या हुआ, 1968 में, कब, तो यहाँ पे देखना 1968 में घोषणा हुआ कि अब क्या होगा, अब अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी क्या दिया जाएगा, नोबेल अवार्ड दिया जाएगा। तो यहाँ से आप याद रखिएगा कि नोबेल अवार्ड की स्थापना 1901 में हुई, शुरुआत में 5 क्षेत्र में दिया जाता था, 1968 में एक चीज बढ़ा दिया गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। लेकिन आपसे सवाल करेगा कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहली बार कब दिया गया था, तो पहली बार दिया गया था 1969 में दिया गया था। यहाँ से एक सवाल और बनेगा कि ये अवार्ड जो है ये कहाँ वितरित किया जाता है, तो ये जो आपका अवार्ड है ये कहाँ दिया जाता है, तो ये दिया जाता है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। कहाँ दिया जाता है, स्वीडन की राजधानी, कहाँ, तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में ये सब आपका अवार्ड दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, और कौन सा एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन ये है कि शांति का जो नोबेल अवार्ड है ये कहाँ दिया जाता है, तो ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। और ये अलग है थोड़ा, तो सवाल में ये क्वेश्चन दे देता है, तो इस चीज को भी याद रखिएगा कि नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शांति का अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, एक चीज और भी याद रखिएगा कि ये आपका हर साल दिया जाता है, मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। अवार्ड में क्या क्या मिलता है, तो अवार्ड में एक गोल्ड पदक रहता है, और क्या होता है, तो एक आपका डिप्लोमा रहता है, डिप्लोमा, और क्या होता है, तो कुछ आपका मौद्रिक राशि होती है। क्या होती है, कुछ मौद्रिक राशि। अगर आपसे सवाल करते हैं कि भारत में किसी को नोबेल अवार्ड मिला है, तो बहुत सारे लोगों को मिला हुआ है। और भारत में किसको किसको मिला, तो देखो सबसे पहले जो भारतीय में अगर देखें सबसे पहले किस इंडियन को मिला है, तो एक मेल को मिला था, पुरुष को मिला था, और किसको मिला था, आर.एन. टैगोर को, आर.एन. टैगोर को। कब मिला था, 1913 में। किस चीज के लिए मिला था, तो गीतांजलि नामक एक काव्य संग्रह के लिए। ये बुक क्या सा था, तो ये था आपका काव्य संग्रह, मतलब कविताओं का संग्रह। ठीक है, और आप देखो कि बुक के लिए दिया जा रहा है, तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका साहित्य के कैटेगरी में। लेकिन आपसे पूछता है कि कौन सी पहली महिला को अवार्ड दिया गया था, नोबेल अवार्ड, तो ये दिया गया था किसको, मदर टेरेसा को, मदर टेरेसा। आपको पता होगा कि ये बाद में क्या की थी, भारतीय की नागरिकता ले ली थी। कब मिला था, 1979 में मिला था। और किस क्षेत्र में दिया गया था, तो ये दिया गया था आपका, बताओ,
किस क्षेत्र में? ये आपका शांति के क्षेत्र में दिया गया था। तो इन सारी बातों को याद रखिएगा, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। यहाँ पे आंसर क्या हो गया आपका? फिर से एक बार नाम बोलेगा, विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुकून। विक्टर एम्ब्रोज, गैरी रुकून। आने वाले एक साल में एग्जाम में ये भर के क्वेश्चन पूछने वाला, जैसे आप देखो रेलवे भरा है ना, और भी बहुत सारे फॉर्म भरा है, तो उन सब में ये सब सवाल बनेगा। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 से संबंधित है। देखो 77, भारत में क्या है आपका? संघीय व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था कहने का मतलब क्या हुआ कि भारत जो है, यहाँ पे 2 प्रकार के प्रमुख होते हैं। एक होता है संवैधानिक प्रमुख, एक होता है वास्तविक प्रमुख। संवैधानिक प्रमुख में कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। और वास्तविक प्रमुख में कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन इस चीज को याद रखिएगा कि भारत सरकार का जो भी काम होता है ना, जैसे आपका प्रधानमंत्री जो काम कर रहा है, मंत्रिमंडल काम कर रहा है, मंत्रिपरिषद काम कर रहा है, ये सारे काम किसके माने जाएंगे? राष्ट्रपति के द्वारा हुए माने जाएंगे, राष्ट्रपति के द्वारा किए हुए कार्य माने जाएंगे। इवन आप ये भी कर सकते हो कि भारत सरकार का कोई भी काम किसके नाम से होगा? राष्ट्रपति के नाम से होगा। इन सारी बातों को याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, भारतीय संविधान का आर्टिकल 77 आपसे क्या कहना चाह रहा है? तो आर्टिकल 77 क्या कहता है? भारत सरकार के कारोबार के संचालन के बारे में, भारत सरकार के कारोबार के संचालन के बारे में कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 77 कहता है। और ये भी कहता है कि भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति जी के नाम से किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ और भी ऑप्शन है। भारत के उपराष्ट्रपति पद का चर्चा ये कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आर्टिकल, बताओ, आर्टिकल 63 में किया गया है। उसके बाद देखिएगा, उपराष्ट्र की जो आपका शपथ है, ठीक है, शपथ से पहले आइएगा पदावधि में। उपराष्ट्रपति का जो टेन्योर है, इसका चर्चा 67 में है, और शपथ का चर्चा कहाँ है? 69 में। देखो मैक्सिमम लोगों का जो शपथ का चर्चा है ना, वो अनुसूची में है। ठीक है, कहाँ है? अनुसूची में। अनुसूची हम लोग पढ़े हुए हैं, आप बताना कि कौन सा अनुसूची में। लेकिन राष्ट्रपति पद का चर्चा जो हो जाएगा, राष्ट्रपति शपथ का चर्चा जो हो जाएगा, वो 60 में होगा। उपराष्ट्रपति का 69 में होता है, और राज्यपाल का कहाँ होता है? 159 में होता है। तो इन तीनों के बारे में तो पहले आप याद रखिएगा। ठीक है, अगर भारत में देखते हैं तो भारत जो है आपका, ये आपका कैसा व्यवस्था अपनाया हुआ? संसदीय व्यवस्था। ठीक है, ये भारत में संसदीय व्यवस्था जो है, ये कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। ठीक ना। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पे देखिएगा, अगर बात करें ब्रिटेन के बारे में, ठीक है, अगर बात करें ब्रिटेन के बारे में, तो ब्रिटेन में भी जो आपका संसद होता है ना, ये 2 प्रकार का होता है, मतलब 2 बॉडी होता है, बाई कैमरल होता है। कैसा होता है? बाई कैमरल होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका ऊपरी सदन होता है, ठीक है, ऊपर वाला के बारे में याद रखिएगा, ऊपरी लिख रहे हैं, और नीचे वाला का निचली। आपका जो ऊपरी सदन होता है, ठीक है, जो ऊपरी सदन होता है, ये क्या कहलाता है? बताओ, ब्रिटेन में जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स, आपको याद आ रहा है? आते थे ना हमारे भारत में लॉर्ड्स, जैसे आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन वगैरह वगैरह। हाउस ऑफ लॉर्ड्स आपका ऊपरी सदन कहलाता है। जबकि निचला सदन क्या कहलाता है? बताओ, हाउस ऑफ कॉमन क्या कहलाता है? निचला सदन कहलाता है। और वही हम लोग देखें, अगर यूएसए के बारे में, देखते हैं कि यूएसए में भी क्या ऐसा ही कुछ है? तो हाँ भाई, यूएसए में भी ऐसा ही है। यूएसए में जो आपका ऊपरी सदन होता है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका सीनेट। और जो यूएसए में जो निचली सदन होता है, ये कहलाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक ना। तो ये तो हो गया आपका यूएसए का बात। अगर बात करें कि यूएसए का जो संसद है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है कांग्रेस। कंफ्यूज मत होइएगा, कांग्रेस भारत का एक आपका राजनीतिक पार्टी है, जबकि जो आपका यूएसए का जो संसद है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कांग्रेस। अगर भारत के बारे में बात करें तो इंडिया का जो आपका ऊपरी सदन है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका राज्यसभा। और जो निचली सदन है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका लोकसभा। और ये दोनों नाम जो है, ये कब से दिया गया? ये दोनों नाम दिया गया है 1954 से राज्यसभा और लोकसभा आपका नाम निकल करके आया था। ठीक ना। सवाल अपना क्या था? सवाल हम लोग देख लेते ना कि 77 में भारत सरकार के कारोबार का चर्चा किया गया है, और बाकी कुछ संबंधित जो ऑप्शन था उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक ना। चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखना, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का मुख्यालय ... में स्थित है। और ये देखो, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, ये सारा क्वेश्चन
वो करंट वाला को छोड़ के ये सारा क्वेश्चन इस बार सीजीएल में पूछा हुआ है। तो आपसे सवाल कर रहा है यहाँ पे कि बीसीसीआई के बारे में। तो सबसे पहले तो आ जाओ कि बीसीसीआई का जो स्थापना था, बीसीसीआई का जो स्थापना था ये कब किया गया था? तो ये दिसंबर में किया गया था, ठीक है। कब किया गया था? दिसंबर में, 4 दिसंबर 1928 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है आपका मुंबई में, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। अगर बात करें इसके पहले अध्यक्ष के बारे में, बीसीसीआई का जो है आपका पहला अध्यक्ष कौन था? तो देखिएगा यहाँ पे R.E. ग्रांट गोवन, R.E. ग्रांट गोवन, ये कौन था? तो ये था आपका बीसीसीआई का पहला अध्यक्ष। आपसे सवाल करता है कि बीसीसीआई का अभी अध्यक्ष कौन है और अभी सचिव कौन है? बीसीसीआई का अभी अध्यक्ष कौन है और इसका सचिव भी इंपॉर्टेंट होता है। तो अध्यक्ष में देखिएगा कौन हो जाएगा? रोजर बिन्नी। अध्यक्ष में कौन हो जाएगा? रोजर बिन्नी। और सचिव में कौन हो जाएगा? सचिव के बारे में आप बताइएगा, बहुत चर्चित रहा था ये आदमी। यहाँ पे आंसर क्या पूछ रहा? अच्छा मुख्यालय पूछ रहा था ना, क्या हो जाएगा आंसर बताओ? मुंबई हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आइएगा। देखना यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1929 में, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? ठीक है, BPKS, शॉर्ट में आप इसको बहुत जगह पढ़ोगे लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ रहेगा? BPKS, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1929 में। 1929 में कहाँ हुआ था? तो हरिहर क्षेत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? हरिहर क्षेत्र। और इस हरिहर क्षेत्र को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सोनपुर मेले के नाम से, सोनपुर मेले के नाम से यहाँ पे इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था? तो देखिएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती, ट्रिपल S, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा क्या हुआ था? तो 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना हुआ था। लेकिन क्या? देखो यहाँ पे कुछ आगे बढ़ेगा। कब हुआ है वो? 1929 में हुआ है। आगे जाकर के देखिएगा 1933 में, ठीक है। 1933 में कुछ का और का भी स्थापना हुआ, बिहार किसान सभा, बिहार किसान सभा का जो गठन था ये कब हुआ था? 1933 में। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट याद रखिएगा कि 1936 में क्या हुआ था? ये जो आपका बिहार प्रांतीय किसान सभा था, फिर से सुनना, 1929 में जो बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो गठन हुआ था, प्रांत समझ जाओ ना, ये छोटे लेवल पे था, राज्य लेवल पे था। अब इसको क्या कर दिया गया कि नेशनल लेवल पे इसका स्थापना किया गया और क्या बनाया गया? अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा। और इसका स्थापना कब हो गया? इसका स्थापना हो गया 1936 में। 1936 में क्या हुआ? इसको 19 कर लीजिएगा। 1936 में क्या हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो अध्यक्ष यही बनाए गए, कौन? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? स्वामी सहजानंद सरस्वती। और इसका सचिव भी बनाया गया। और सचिव कौन बनाया गया? तो सचिव बनाया गया NG रंगा। ये क्या बनाया गया? तो ये आपका बनाया गया, सचिव बनाया गया किसका? अखिल भारतीय किसान सभा का। आगे जाकर के 1940 में, ठीक है, आगे जाकर के 1940 में एक आपका पत्रिका लाया गया था, ठीक ना। 1940 में देखिएगा किसके द्वारा? तो यमुनाकार जी के द्वारा, और साथ में एक और व्यक्ति था, ठीक है। 1940 में यमुनाकार व्यक्ति और एक थे राहुल सांकृत रायन, ठीक है, राहुल सांकृत्यायन, इनके द्वारा एक बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका लाया गया था। और वो कौन सा पत्रिका था? पत्रिका का नाम था हुंकार। ये क्या कर रहा था? तो बिहार का जो किसान का स्थिति था, बिहार का जो कृषि का स्थिति था, उसका चर्चा कहाँ किया गया था? हुंकार पत्रिका में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। 1940 में लाया गया था। यहाँ पे अपना आंसर क्या हो गया? अपना आंसर हो गया स्वामी सहजानंद सरस्वती जी। चलिए आगे आइएगा। कौन से पठार बहुत उपजाऊ होते हैं, बहुत फर्टाइल होते हैं? क्योंकि वे काली मृदा में समृद्ध होते हैं, जो खेती के लिए बहुत अच्छी होती है, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कौन सा पठार, ये भी सीजन में पूछा हुआ है, कौन सा पठार जो है ये आपका बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है? क्योंकि वहाँ पे जो पठार में जो मिट्टी होती है, कौन सी मिट्टी होती है? काली मिट्टी होती है। इसी को हम लोग कपासी मिट्टी कहते हैं, इसी को हम लोग रेगुड़ मिट्टी कहते हैं। तो ये दक्षिण साइड में ज्यादा होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है? दक्षिण में। चलो ऑप्शन देखते हैं, अफ्रीकी पठार, कटंगा पठार, दक्कन लावा पठार, इथियोपिया का पठार। तो ये हो जाएगा आपका दक्कन का पठार, ठीक है, दक्कन का पठार। अगर बात करें काली मृदा के बारे में, काली मृदा, तो इसको हम लोग क्या क्या कहते हैं? इसको हम लोग रेगुड़ मिट्टी कहते हैं, इसको हम लोग कपासी मिट्टी भी कहते हैं,
ठीक है, क्या कहते हैं, कपासी मिट्टी भी इसको हम लोग कहते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे और भी देखें तो ये आपको दक्षिण साइड ज्यादा मिल जाएगा, ठीक है, कहाँ मिल जाएगा, तो दक्षिण भारत साइड ये मिट्टी जो है आपको ज्यादा मिल जाएगा। अगर यहाँ पे और भी बात करें कि ये जो मिट्टी होता है, ये जो मिट्टी होता है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास और चूना भरपूर होता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास और चूना ये क्या होता है, ये भरपूर होता है। फिर से सुनिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास और चूना जो होता है भरपूर होता है, बढ़िया मात्रा में होता है। लेकिन फॉस्फोरस क्या होता है, फॉस्फोरस की जो मात्रा होती है बहुत कम होती है। इसमें कौन कौन सा चीज उगाया जा सकता है, तो कपास हो जाएगा, तिलहन, गेहूं, अलसी, है ना, कपास, गेहूं, तिलहन, अलसी, बाजरा, तंबाकू, ये सारी चीज कहाँ पे बहुत अच्छे से हो सकते हैं, काली मिट्टी में इनका उत्पादन बढ़िया से होता है। कपास के बारे में आप ज्यादा ही नोटिस करिएगा थोड़ा, ठीक है, ठीक ना। अगर बात करें पठार के बारे में, तो पठार क्या होता है ना कि ये जैसे मैदानी एरिया, ठीक है, जहाँ पे हम लोग का घर होता है, जमीन होता है, ये आपका मैदानी एरिया, और इसी मैदानी एरिया से इस टाइप का जो उठा हुआ रीजन होता है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका पठार। जबकि अगर आपसे पर्वत पूछेगा तो आप पर्वत को इस टाइप से बता सकते हो कि पर्वत जो होता है ना, ये क्या होता है, ये एक ऊंचाई पे होता है। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका पर्वत, और ये जो समतल रीजन हो गया जो मैदान से थोड़ा सा ऊपर होता है, ये क्या कहलाता है, पठार कहलाता है। सबसे ऊंचा पठार कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका तिब्बत का पठार, ठीक ना। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नाटक लिखा है। नील दर्पण जो नाटक है ये किसका कहानी बताता है, तो ये नील की खेती करने वाले किसानों की कहानी के बारे में बताता है कि उनका लाइफ एक टाइम में कैसा हो गया था, ठीक है। और ये जो बुक लिखा गया है ना, ये जो बुक है ये कब लिखा गया, ये 1858 में, ठीक है। ये जो बुक है ये कब लिखा गया था, 1858 से लेकर के 1859 तक लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया, तो दीन बंधु मित्र जी के द्वारा ये लिखा गया था। किसका बात कर रहा था, तो इसमें नील की खेती करने वाले किसानों के बारे में, उनकी दुर्दशा के बारे में यहाँ पे बताया गया था। वैसे आपको पता है दीन बंधु मित्र जी जो थे, इनका नाम पहले कुछ और हुआ करता था, और कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, क्या होता था इनका रियल नाम, इनका नाम था गंधर्व नारायण। गंधर्व नारायण इनका पहले का नाम था, बचपन का नाम था। आप कह लो ना कि इनका रियल नाम क्या था, तो गंधर्व नारायण था, जो आगे जाकर के इनका नाम क्या हो गया, तो आगे जाकर इनका नाम दीन बंधु मित्र हो गया, ठीक है। और ये क्या थे, तो ये बांग्ला भाषा के एक प्रसिद्ध कवि थे, ठीक है। किसके भाषा के, बांग्ला भाषा के। आपको पता है ये जो आपका नील का खेती के लिए हुआ था ना, जो आपका चंपारण सत्याग्रह हुआ था गांधी जी के द्वारा, क्या था वहां पे कि जो आपका 20 कट्ठा जो जमीन होता था ना, उसका रेशियो चलता था 3/20 का, कि वहां पर आपको नील की खेती करना पड़ेगा, सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, वहां पे आपको मतलब मैंडेटरी होता था कि आपको करना ही होगा। और उस वजह से गांधी जी वहां पे चंपारण में आकर के प्रोटेस्ट किए थे, जिस वजह से अंग्रेजों को थोड़ा सा दबाव पड़ा था, ठीक ना। यहाँ पे आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अगर बात करें सरोजिनी नायडू जी के बारे में, तो आप इनके बारे में बता सकते हो कि इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था राज्यपाल को लेकर के, कि राज्यपाल जो होता है ना, वो सोने के पिंजरा में बंद एक चिड़िया के बराबर होता है। देखो, सोने के पिंजरा में बंद कोई चिड़िया है, तो वो पिंजरा सोना का है, ठीक है, तो उससे हमें फायदा होगा, ना कि उस चिड़िया को फायदा होगा। बेचारे के लिए तो वो कैदी बना हुआ ना वहाँ पे, अब वो पिंजरा सोना का रहे, चांदी का रहे, हीरा का रहे, मोती का रहे, कुछ का भी रहे, बट हमारे लिए वो फायदेमंद होता है। तो वहाँ पे वही बताया कि जो चिड़िया है ना, जो सोने के पिंजरा में बंद है, देख के तो लग रहा है कि वाओ सोना का पिंजरा में बंद है, लेकिन उसके पास कोई पावर नहीं होता, कोई अधिकार नहीं होता। वो उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि भारत में किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी, सरोजिनी नायडू जी बनी थी। और कहाँ की बनी थी, तो ये आपकी यूपी की बनी थी, और ये आपका जो थी स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ज्यादा एक्टिव रही थी। बात करें चित्तरंजन दास के बारे में, तो इन्होंने भी आपका स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ज्यादा योगदान दिया। मोतीलाल नेहरू के बारे में बात करें तो 1928 में इन्होंने क्या किया था, तो आपका नेहरू रिपोर्ट भी तैयार किया था, जिसको संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। जुलाई 2023 तक की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, एक सेकंड देखो, अभी रिसेंट में क्या हुआ ना कि तमिलनाडु में एक आपका डिप्टी सीएम भी बना, ठीक है। पता नहीं क्वेश्चन यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पे नहीं है, चलो इसी में हम लोग देख लेंगे। देखो ये स्लाइड बना हुआ है पहले का, ठीक ना, तो अभी इसमें कुछ कुछ बदलाव हुआ है, तो उस बदलाव के साथ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखो यहाँ पे सवाल क्या है कि जुलाई 2023 तक की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है। सीजीएल में इस बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी बार का क्वेश्चन है। तमिलनाडु का सीएम जो अभी चल रहा है वो डीएमके पार्टी का, डीएमके द्रविड़ मंगलम, ऐसे ही आपका साउथ का ही नाम है, ठीक है, द्रविड़ करके हो जाएगा।
और यहाँ के जो आपके सीएम हैं बहुत दिन से हैं और काफी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, अभी तो और भी ज्यादा प्रसिद्ध चल रहे हैं, एम.के. स्टालिन। अभी इसलिए बहुत प्रसिद्ध चल रहे हैं क्योंकि रिसेंट में क्या हुआ ना कि इनका एक बेटा है, ठीक है, जिसका नाम है उदयनिधि स्टालिन। उदयनिधि स्टालिन, इनको कौन सा पद दिया गया? इनका एक पुत्र है जिसका नाम है उदयनिधि स्टालिन, इनको बनाया गया है डिप्टी सीएम, उदयनिधि स्टालिन, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा। इनको भी क्या बनाया गया है? इनको बनाया गया है आपका डिप्टी सीएम। कहाँ का? तो तमिलनाडु का ही बनाया गया, ठीक ना। अगर बात करें तो एम.के. स्टालिन ने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी अपना, एक देखो एग्जाम में पूछ लेता है, बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी के बारे में पूछ लेता है। तो इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखा था और उस ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था? तो इसका नाम था उमलिंग ओरुवन। क्या नाम था? उमलिंग ओरुवन, उमलिंग ओरुवन, ठीक ना, उमलिंग ओरुवन, इसको याद रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर तो हो जाएगा आपका एम.के. स्टालिन। अगर और भी देखिए तमिलनाडु के बारे में, तो आपसे सवाल करता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य कौन सा पड़ जाएगा? तो तमिलनाडु पड़ेगा, है ना। और तमिलनाडु में ऊपर आपसे रीजन पूछ लेगा तो आप क्या बताओगे? कन्याकुमारी बताओगे, ठीक है। कौन सा रीजन हो जाएगा? कन्याकुमारी। तो सबसे साउथ मोस्ट का जो आपका स्टेट है वो कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु। और तमिलनाडु में भी अगर आपसे पूछा है तो आप क्या बताओगे? कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, ठीक ना, इस चीज को याद रखिएगा। और यहाँ की जो राजधानी है चेन्नई, इसे पहले किस नाम से जाना जाता था? इसे पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था। 1969 में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? तो चेन्नई कर दिया गया, ठीक ना। चलिए आगे आते हैं। अच्छा यहाँ पे देख लो, ये अभी बहुत प्रसिद्ध अभी है, पिनरई विजयन। बताओ ये कहाँ के सीएम है? ये है केरला के, और केरला के गवर्नर अभी कौन चल रहे हैं? आरिफ मोहम्मद खान चल रहा है, ठीक है। साउथ का जो अभी स्टेट है ना, वो अभी करंट में बहुत चर्चा में है। उसका रीजन है कि वहाँ जो आपका एक मंदिर में निकला था ना, जो आपको फैटी चीज वहां पर निकल गया था वो प्रसाद में, तो इस वजह से अभी साउथ का बहुत सारा स्टेट जो है काफी चर्चा में चल रहा है। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, सीजीएल में पूछा हुआ है इसी बार का सवाल है कि इनमें से कौन सा राज्य जो है ये दाल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो जो दाल का सबसे बड़ा उत्पादक है ना, वो पहले तो हो जाएगा आपका एमपी, ठीक है, उसके बाद फिर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। और मैक्सिमम बच्चे को देख रहे थे, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में था कि एमपी हो जाएगा या महाराष्ट्र हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर पे तो आएगा आपका एमपी, फिर आएगा महाराष्ट्र, देन आपका यूपी और राजस्थान, यूपी और राजस्थान। मेनली 3 तक याद रखा करिए, यहाँ तक क्वेश्चन बनता है। कभी कभी क्या करेगा ना, क्रम में सजाने के लिए दे देगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। अगर बात करें एमपी के बारे में, तो आप ये देखो कि एमपी में अभी एक नया चेहरा जो था वो सीएम पद पे उभरा था, जिसका नाम क्या था? मोहन यादव। और यहाँ के गवर्नर कौन है? मंगूभाई छगनभाई पटेल, ठीक है। मध्य प्रदेश एक टाइम में क्या होता, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था। लेकिन हुआ क्या कि नवंबर 2000 ईस्वी में, नवंबर 2000 ईस्वी में मध्य प्रदेश से भारत का मध्य प्रदेश से एक छोटा सा रीजन अलग हो गया। कौन सा? तो वो आपका छत्तीसगढ़। और इस वजह से क्या हुआ कि जो आपका मध्य प्रदेश है ना, ये अभी आपका सेकंड लार्जेस्ट स्टेट के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और एक चीज और याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश को ना सोया प्रदेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोया प्रदेश। इसका क्या रीजन है? इसका ये रीजन है कि ये सोयाबीन के प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा आगे रहता है, इसलिए आपको मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं, ठीक ना। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। देखिएगा, किस राज्य की बोडो संस्कृति की पारंपरिक चावल से बनी बियर और 8 पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग का दर्जा दिया गया? रिसेंट में दिया गया है, करंट का ये क्वेश्चन। और देखो एग्जाम में नहीं पूछा, ये अभी आपका करंट का क्वेश्चन है, पूछ लेता है सब सवाल। नाम से आप पकड़ रहे होंगे, अगर आप इस वर्ड को पकड़ लेना तो यहाँ पे आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इस वर्ड को अगर रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो कि किस स्टेट का, किस क्षेत्र का वो वर्ड है, तो पता चल जाएगा। बोडो, बोडो संस्कृति जो है ना, ये मेनली कहाँ बोला जाता है, तो कहाँ पाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट असम में, ठीक है। कहाँ? असम में। यहाँ पे क्या हुआ है, तो चावल, आपको पता है ये जो आप बियर पीते हो, वाइन वगैरह जो कुछ भी होता है, ये सारा कहाँ से बनता है? या तो फ्रूट से बनता है या फिर आपका अनाज से बनता है। तो चावल का बना हुआ एक बियर को क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया। साथ में 8 और भी बहुत सारे पारंपरिक उत्पादित चीजें, इसको भी क्या दिया गया? जीआई टैग दिया गया। बात करें जीआई टैग के बारे में, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत बार बताया हुआ है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, है ना, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जो आपका एक्ट के माध्यम से कब आया था? 1999 में आया था। इस चीज को हम बहुत बार बताए हैं, आपसे उम्मीद करते हैं ना कि जीआई टैग के बारे में जो भी आपको एक्चुअल क्या कह सकते हो उसको, नोट्स जो लिखा है, ठीक है, जो चेंज नहीं होगा, मतलब कह लो स्टेटिक, आप उसको कोशिश करना, आप उसको कमेंट में पार्ट बाय पार्ट लिखना, बहुत बार हम लोग बताए, ठीक है। यहाँ पे देखो, और चलो असम का चर्चा है तो असम के बारे में बात करें।
अगर आपसे पूछता है ना कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई राजस्थान हो जाएगा। बट अगर आपसे सवाल करता है कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल के अनुसार, तो आप क्या बताओगे? क्षेत्रफल के अनुसार हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। बट अगर पूछता है जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा कौन सा राज्य हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका असम। असम के बारे में एक चीज बहुत बढ़िया है, और क्या है, तो असम जो है ना, नॉर्थ ईस्ट में जितने भी राज्य पड़ते हैं ना, सबसे वो बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। पहले तो आप ये बताओ कि नॉर्थ ईस्ट में कितने राज्य हैं? नॉर्थ ईस्ट में 7 राज्य हैं, ठीक है। इसमें से अगर एक बाहर निकाले तो एक तो आपका असम हो गया, और ये असम कितने राज्य से बॉर्डर शेयर कर रहा है? 6। 6 तो नॉर्थ ईस्ट वाले हो गए ना, एक और है, एक कौन सा है, तो एक है आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल साथ में ये 2 देश के साथ भी बॉर्डर शेयर कर रहा है, किससे किससे, तो ये हो जाएगा आपका भूटान से, और एक बताओ, और एक कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका बांग्लादेश से, ठीक है। किससे हो जाएगा? बांग्लादेश से। यहाँ के जो सीएम है और काफी प्रसिद्ध रहते हैं, काफी चर्चा में रहते हैं, थोड़ा बहुत इनका योगी जी के जैसा थोड़ा सा उनका वो कैरेक्टर है, क्या नाम है उनका, हिमंता बिश्वा शर्मा। वो कौन है वहाँ के सीएम है? पहले कांग्रेस पार्टी से थे और अभी कहाँ से? बीजेपी पार्टी से, ठीक ना। चलो आंसर लगा लो यहाँ पे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और जीआई टैग के बारे में एक बार नहीं बहुत बार बताया, जीआई टैग कितने वर्ष के लिए दिया जाता, कैसे दिया जाता, पहली बार कब दिया गया, कितने प्रोडक्ट को दिया गया, बहुत कुछ बताया हुआ। आप इसको कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट में आते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, 2024 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार। याद करो आप, शुरुआत क्वेश्चन हम लोग क्या देखे थे कि 2024 में चिकित्सा में, है ना, मेडिसिन के क्षेत्र में किसको नोबेल अवार्ड मिला? 2 व्यक्ति था, एक एम्ब्रोस था और एक रुबकुन था। देखो पूरा नाम आपसे याद नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें 6 क्षेत्र में हम लोग देखेंगे, कुछ उसका बेसिक पॉइंट पकड़ो और उसको पकड़ के रखो, दिमाग में रखो, ऑप्शन में अगर आएगा तो आपको वैसे ही पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो 2024 का भौतिकी का पूछ रहा है, उस समय हम लोग कहाँ देखा थे? उस समय हम लोग वहां देखे थे बायोलॉजी का, और अभी पूछ रहा है आपका फिजिक्स का, ठीक है। किसको मिला है? तो देखिएगा यहाँ पे जॉन जे हॉपफील्ड। वैसे आपको पता है इसके बारे में आप एक चीज और याद रख सकते हो, जॉन जे हॉपफील्ड जो है बहुत ही काम के इंसान है। क्या बनाया ये? तो एक वर्ड अभी आप जरूर सुनते होंगे अगर आप इंटरनेट चलाते हैं, तो AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गॉड फादर जो है, ये किसे कहा जाता है? ये जॉन जे हॉपफील्ड को ही कहा जाता है। किसको? जॉन जे हॉपफील्ड। 2 व्यक्ति को फिजिक्स का नोबेल अवार्ड मिला है, एक जॉन जे हॉपफील्ड हो जाएंगे और एक हो जाएगी जेफरी ई हिंटन। जेफरी ई हिंटन, दोनों को इस बार कौन सा अवार्ड मिला है? फिजिक्स का नोबेल अवार्ड मिला है। आपसे सवाल बनेगा कि भाई आप बताओ कि क्या किसी भारतीय को फिजिक्स के लिए नोबेल अवार्ड मिला है? क्या किसी भारतीय को मिला है? मिला है। कब मिला है? 1930 में मिला है, ठीक है। किसको मिला है? तो CV रमन को मिला है, CV रमन को, ठीक है। और किसके लिए मिला है? तो इन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए खोज किया था। प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में इन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए थे और इसी वजह से ये पहले भारतीय बने थे जिनको 1930 में कौन सा अवार्ड मिला था? फिजिक्स का नोबेल अवार्ड मिला था। नोबेल अवार्ड के बारे में पहला क्वेश्चन में हम लोग बहुत सारे फैक्ट्स देख लिए, और अभी 2-3 दिन आपका लगातार नोबेल वाला क्वेश्चन आएगा क्योंकि 6 क्षेत्र में मिलता है और 6 को भी हम लोग धीरे धीरे करके कवर कर लेंगे। आने वाले 1 साल में जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, उसमें आपको 1-2 क्वेश्चन नोबेल अवार्ड का मिल जाएगा, ठीक ना। चलिए यहाँ पे अपना 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये रहे, आप इनका देख लीजिएगा फिगर वगैरह। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही 10 क्वेश्चन के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जाते साथ शेयर भी करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।